जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का हमारा हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का जो विषय है, इसके मिड टर्म एग्जाम के सैंपल पेपर के बारे में, जो आपके 2023-24 सेशन के मिड टर्म के एग्जाम होंगे इसके लिए होने वाला है। ठीक है। और इस पेपर को कंप्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको सॉल्व करके समझाऊंगा, ताकि जब आपका हिंदी का ऑफिशियली मिड टर्म का एग्जाम होगा तो आज के इस पेपर से बच्चों डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो, पहले तो आपको कंप्लीटली ये पता चल जाएगा आपका पेपर कैसा आना है। ठीक है। साथ ही आपके पेपर की यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है, इस पेपर के जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए, जिनके आपके ऑफिशियली पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। चलिए ओके। तो अब हम अपने हिंदी के पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। तो पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और पेपर रहेगा 80 नंबर का। और एक चीज बच्चों, कि आपके किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, आपको उसके सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हिंदी के पेपर में आपके 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन रहेगा आपका खंड आ, जिसमें टोटल आपके 48 वास्तुपरक प्रश्न होंगे, जिसमें से 40 के आंसर देने हैं। यानी कि सेक्शन ए में टोटल आपके 48 एमसीक्यू होंगे। ठीक है। जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन के आंसर देने हैं बस। तो इस सेक्शन ए को, इस पेपर के, हमने पार्ट नंबर 1 वाली जो वीडियो थी उसमें समझ लिया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख लेना, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा पार्ट 1 लिंक, इस तरीके से देख लेना। ठीक है। आज हम समझेंगे खंड नंबर 12 को, जिसमें हमारे कुल 8 वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कुछ उप प्रश्न भी होंगे। अब कहोगे सर जी वर्णात्मक प्रश्न कैसे होंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। वर्णात्मक प्रश्न में आप देख सकते हैं कि पहले जो है आपकी जो तीसरी वाली किताब है, अभिव्यक्ति और माध्यम की, इससे क्वेश्चन आएंगे। एक चीज और बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनिए, कि आपकी ये वाली जो किताब है, इस किताब से 22 से लेके 25 नंबर तक के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने हैं। 25 से 22 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इस किताब को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना, इसको भी जरूर पढ़ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा हमारा, कि आपको 120 से 150 शब्दों में एक रचनात्मक लेखन लिखना होगा 5 नंबर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है, इसमें आपके 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 2 के आंसर देने। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसको लिखना होगा। ठीक है। तो 6-6-12, 12-5-17, और 5 नंबर के इस किताब से आपके एमसीक्यू आएंगे, जो कि सेक्शन ए में आते हैं। ठीक है ना। तो 22 नंबर की किताब है आपकी, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे जो है वो हमारी अगली किताब आ जाएगी, पाठ्य पुस्तक जो है हमारी अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2। इसमें क्वेश्चन 10वां जो है, वो हमारी जो अंतर वाली कविताएं होती है ना, कविताएं, तो कविताओं वाले से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के, जिसमें से 2 का आंसर करना है। फिर आपकी जो है 2 काव्यांश दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक काव्यांश की आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी होगी 6 नंबर में। फिर क्वेश्चन 11वां रहेगा, जो चैप्टर्स होते हैं, उससे 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 2 के आंसर देने हैं। फिर चैप्टर के किसी छोटे से पार्ट को ले लिया जाएगा और उस गद्यांश की हमें सह प्रसंग व्याख्या करनी होगी 6 नंबर में। और 14वां क्वेश्चन रहेगा हमारा, किसी भी एक प्रश्न पर हमें आंसर लिखना है। ठीक है। वो रहेगी हमारी अंतराल भाग 2 वाली किताब से। ठीक है बच्चों। तो ये है आपका एक्चुअल पेपर का पैटर्न। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आई होप कि आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था खंड नंबर ए, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसे दोबारा से रिव्यू कर सकते हो, कि हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कविता वाला था। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से, जिसमें देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति माध्यम वाले ये क्वेश्चन थे, और इनको हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया था। सारे के सारे एमसीक्यू हमने बहुत अच्छे तरीके से किए थे। आधे घंटे की वीडियो है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, जाके देख लेना उसको। ठीक है। चलिए, हम आ चुके हैं खंड नंबर 12 पर, जो कि है हमारा वर्णात्मक प्रश्न वाला, और पहला पार्ट है इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम का। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में एक रचनात्मक लेखन लिखिए 5 नंबर का। तो रचनात्मक लेखन के लिए हमारे पास टॉपिक है शिक्षा का महत्व, ऊंट के मुंह को जीरा, दिखावे की संस्कृति।
तो हम सभी को पता है, आप में से हर एक बच्चा किस पे लिखेगा? शिक्षा के महत्व पर लिखेगा, है ना? चलिए, हमने वही टॉपिक उठाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है हमारा शिक्षा का महत्व। अब देखिए, जब हम बात करते हैं रचनात्मक लेखन की, तो हम जो है उसमें अपनी बातें भी लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि रचनात्मक लेखन है तो हम अपनी बातें ही उसमें लिखेंगे और कुछ ऐसी बातें लिखनी चाहिए जिससे समाज को एक संदेश मिले, ठीक है? अब जैसे शिक्षा के महत्व की अगर हम बात करें, तो शिक्षा का महत्व तो हर कोई जानता है। अगर इंसान पढ़ा लिखा या शिक्षित नहीं है, तो उसका समाज में लगभग कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि अगर आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो समाज में आपको वो सम्मान नहीं मिलता है, ठीक है? जिस प्रकार हमारे लिए खान-पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरीके से अगर आज हमें समाज में एक इज़्ज़तदार इंसान बन के रहना है, तो हमारे लिए शिक्षा भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बन चुकी है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है, वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा है, उसे नॉलेज है, तो वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। उसके सामने कोई भी संकट आएगा, कोई भी परेशानी आएगी, वो अपने विवेक के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से उसका सामना कर सकेगा। लेकिन अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है, वो ऐसा कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। अगर हम बात करें इस 21वीं शताब्दी की, तो आज ऐसी कोई भी जगह नहीं है, जहाँ पर सही प्रकार से शिक्षा ना पहुँची हो। आजकल तो भाई इंटरनेट का आविष्कार हो गया है, तो आप घर बैठे दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से कोचिंग ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। तो आजकल शिक्षा तो आसान तरीके से घर-घर पहुँच चुकी है और यदि कहीं पर नहीं भी है, तो वहाँ पे भी इसकी जानकारी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी इसलिए, ठीक है? उचित ज्ञान और शिक्षा का महत्व ना पता होने के कारण आज भी विश्व के कई क्षेत्र के लोग, वहाँ के बच्चे, वहाँ की महिलाएँ आज भी शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि वहाँ पे पता ही नहीं है कि शिक्षा का ज्ञान का मतलब क्या है, जो कि हमारे लिए आज इस इंटरनेट की इस भरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। बच्चे या अन्य लोगों तक शिक्षा ना पहुँच पाने का एक कारण होता है, लोगों में जागरूकता ना होना। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप सभी को पता होगा जब भारत जो है 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जब आज़ाद हुआ था, तो आपने सुना होगा कि मात्र 14 या 15 शायद 14 या फिर 17% जो व्यक्ति थे, वही शिक्षित थे, ठीक है? बाकी सब अनपढ़ थे। तो उन्हें स्वतंत्रता का, संविधान का कोई मतलब ही नहीं पता था। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कि वो लोग जागरूक ही नहीं थे, शिक्षा का उन्हें महत्व ही नहीं पता था, ठीक है? जैसे आजकल मैं एक छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आजकल ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ग्रामीण इलाकों में कि परिवारों का, माता-पिताओं का ये मानना है कि उनका बच्चा जितना जल्दी बड़ा होगा, उतना जल्दी बड़ा होके कोई काम सीखेगा, उतना ही अच्छा रहेगा और वो परिवार की आर्थिक मदद करेगा। भले ही उस बच्चे का सपना कुछ भी हो, लेकिन कोई मैटर नहीं करता। माता-पिता बस यही चाहते हैं कि उसके बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएँ, काम सीखें और घर में जो है वो है आर्थिक मदद लाएँ, ठीक है ना? उनके माता-पिता को शिक्षा का महत्व ही नहीं पता होता है। आज भी भारत के कई ऐसे छोटे-छोटे गाँव हैं, जहाँ पे लोगों को शिक्षा का महत्व नहीं पता है, ठीक है? वो कोई लाखों में एक आधा गाँव होगा लेकिन है ऐसा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि शिक्षा के प्रसार-प्रसार के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। अगर हम अपने भारत की बात करें, तो भाई भारत सरकार ने तो कई ऐसे प्रयास किए हैं शिक्षा के लिए, कई प्रकार के अभियान चलाए हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान चलाए हैं, स्कूल चले हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, मिशन बुनियाद अभी भी चल रहा है हमारे स्कूलों में। देश की बेटियों के लिए सर्वोत्तम अभियान चलाया गया है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो शिक्षा के महत्व को लोगों तक पहुँचाती हैं। कई प्रकार के अभियानों को चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अतः शिक्षा का महत्व एक व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए, उसके देश के विकास के लिए एक बहुत ही बड़ा पहलू बन चुका है। ठीक है? तो ये है शिक्षा का महत्व। ठीक है? तो 120 शब्दों के अंदर हमने लिख दिया अच्छे तरीके से। आई होप आपको रचनात्मक लेखन लिखना अच्छी तरीके से आ चुका होगा। देखिए इसमें हमने थोड़ा डेटा भी लिख दिया है, मतलब थोड़ी इतिहास की बात भी, थोड़ी अपनी बात भी और थोड़ी रीज़न्स वगैरह भी। तो बस वही आपको करना है सिंपल सा। ठीक है? ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने इस सेक्शन के दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसमें बेसिकली हमारे 3 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे और आपको किन्हीं 2 का आंसर देना होगा। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल क्या है तथा इसके विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब बच्चे नाम सुन के कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या कैसा क्वेश्चन हो गया, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। देखो बच्चों, समाचार लेखन में सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और सबसे अहम एक जो शैली होती है, वो होती है उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली का ही इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, ये इसका एक दूसरा नाम है।
ठीक है। इसमें होता क्या है बेसिकली, इस शैली में क्या होता है, नॉर्मली जब हम कभी कहानी लिखते हैं या फिर कोई कथा होती है, तो या फिर कोई मूवी होती है या फिर कोई वेब सीरीज कुछ भी है, तो उसका जो क्लाइमेक्स होता है वो क्या होता है, वो सबसे आखिरी में होता है, ठीक है। लेकिन उल्टा पिरामिड स्टाइल में क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे महत्वपूर्ण सूचना यानी कि जो क्लाइमेक्स होता है वो निचले हिस्से में नहीं बल्कि पिरामिड के ऊपरी हिस्से में होता है। अभी आपको एक इमेज के माध्यम से समझाता हूँ कैसे। जैसे ये इमेज आप देख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा समाचार है, ठीक है ना, उसको 3 भाग में बाँटते हैं। पहला होता है इंट्रो, जिसमें समाचार का सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग होता है, वो बताया जाता है, ठीक है? यहाँ पे बताया जाता है समाचार का सबसे इम्पोर्टेंट भाग। दूसरा है बॉडी, जिसे हम समाचार के इम्पोर्टेंट बाद के उसके बाद में जो उसका ब्यौरा होता है, ठीक है ना? उसकी कुछ बातें होती हैं, वो यहाँ पे दी जाती हैं और समापन जो है उसमें छोटी-मोटी और जो बातें रह जाती हैं, वो दी जाती हैं, ठीक है? इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल यानी कि उल्टा पिरामिड शैली। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि आखिर इसका विकास कब हुआ था? तो विकास की अगर हम बात करें, तो इसका प्रयोग तो वैसे 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हो चुका था, लेकिन विकास जो है, वो अमेरिका में जब गृह युद्ध हो रहा था, उस समय हुआ। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उस समय जो संवाददाता थे, जो न्यूज़ रिपोर्टर थे, वो क्या करते थे, किसी भी घटना की देखिए युद्ध चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी जो है पहले कहानी पढ़ेंगे, फिर उसका क्लाइमेक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो था संवाददाता अमेरिका गृह युद्ध के दौरान, उन्होंने क्या किया, जो सबसे अहम जानकारी होती थी, वो सबसे पहले देते थे। उसके बाद में उसकी उससे कम इम्पोर्टेंट जानकारी, फिर सबसे कम इम्पोर्टेंट जानकारी उसमें देते थे। ठीक है? तो इसीलिए इसका विकास माना जाता है अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान। ठीक है बच्चों? अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का, विशेष रिपोर्ट के कोई 3 प्रकार लिखिए। देखिए, जब कोई समाचार पत्र, कोई संवाददाता किसी भी टॉपिक पर बहुत ही गहराई से छानबीन करके कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तब उसे विशेष रिपोर्ट बोला जाता है। अब ये 1 नहीं, 2 नहीं, 5-7 तरीके की होती हैं। इन्हीं 3 के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए एक-एक करके देखते हैं वो 3 कौन से पॉइंट होने वाले हैं। ठीक है? देखिए विशेष रिपोर्ट होती क्या है बता ही चुका हूँ कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, गहरे गहरे विश्लेषण और व्याख्या के आधार पे जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसको बोलते हैं। पहला प्रकार है बच्चों खोजी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में किसी पत्रकार के द्वारा, किसी संवाददाता के द्वारा उन सूचनाओं को, उन तथ्यों को बहुत ही गहराई से छानबीन करके जनता के सामने लाया जाता है, जो उससे पहले उसके सामने कभी नहीं लाए गए, यानी कि जो उसे छुपाए गए हों। इसे खोजी रिपोर्ट बोलते हैं। दूसरी है इन डेप्थ रिपोर्ट, सार्वजनिक रूप से प्राप्त जो तथ्य हैं, जो सूचना है, जो आंकड़े होते हैं, इनकी गहरी छानबीन करके महत्वपूर्ण पहलुओं को जनता के सामने लाने वाली रिपोर्ट को इन डेप्थ रिपोर्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इन डेप्थ का मतलब कि आपको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सोसाइटी से जो भी बातें पता चली, जो तथ्य मिले, जो सूचना मिले, जो आंकड़े मिले हैं, आपको उसकी बारीक से बारीक, ठीक है ना, उसकी छानबीन करनी है और उसकी छानबीन करने के बाद में उससे जो पहलू आपके सामने निकलते हैं, वो जनता के सामने लाना, उसको इन डेप्थ रिपोर्ट बोलते हैं। फिर चाहे वो किसी नेता के भ्रष्टाचार की बात हो या फिर कुछ और हो। ठीक है? तीसरा पॉइंट है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में किसी भी घटना का या फिर किसी समस्या से जुड़े जो तथ्य होते हैं, इनका विस्तार से विश्लेषण किया जाए, उसको बोलते हैं। फिर आती है विवरणात्मक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में किसी भी समस्या का विस्तृत वर्णन किया जाए और छोटे से छोटे, बारीक से बारीक तथ्य को भी उद्घाटित किया जाए, उसको विवरणात्मक रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है? खोजी, इन डेप्थ, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक रिपोर्ट। आई होप बच्चों आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। आगे बढ़े तो अगला जो क्वेश्चन है आता है कि किसी अच्छे फीचर के लिए किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है? अच्छे फीचर की कौन-कौन सी विशेषताएं होती है वो बताएं। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर फीचर क्या होता है। देखो फीचर की ना 3 जो शब्द हैं वो भाई आपको याद करने ही पड़ेंगे। चाहे बेशक से रट्टा मार लो लेकिन याद करने पड़ेंगे। 3 शब्द कौन से? फीचर एक तरह का लेखन है। कैसा लेखन? एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ, यानी कि जिसको एक व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है, जिसमें रोचकता होती है और इसमें व्यक्ति अपनी बातों को भी लिखता है, उसको फीचर बोलते हैं। इस फीचर का उद्देश्य पाठकों को सूचना देना भी होता है
पाठकों को शिक्षित करना भी होता है, लेकिन सबसे अहम जो इसका पॉइंट है वो होता है पाठकों को मनोरंजन देना। फीचर में लेखक जो होता है, लिखने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके पास में अपनी राय, अपना दृष्टिकोण, अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। ठीक है, इसीलिए इसे फीचर कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी बातों को भी बता सकता है। अब बात क्या की गई थी कि आपको 3 इसकी विशेषताएं बतानी है। तो मैन आपका आंसर जो है वो बस 3 लाइन का है। जैसे पहला है लेखन शैली। फीचर लेखन में क्या होता है कि जो उल्टा पिरामिड शैली है, इसका प्रयोग कभी नहीं होता है। ठीक है? क्योंकि अगर आप जैसे फीचर आप लिख रहे हो, क्लाइमेक्स आपने पहले ही बता दिया, तो कोई उस फीचर को क्यों पढ़ेगा? क्लाइमेक्स तो पता ही चल गया, तो कोई फायदा ही नहीं उसको पढ़ के, है ना? इसीलिए। तो इसमें क्या होता है, कथा की तरह लिखा जाता है, कहानी की तरह से लिखा जाता है। ठीक है? भाषा की बात आ जाती है, तो फीचर लेखन की भाषा जो है, वो समाचारों के विपरीत होती है। समाचारों में क्या होता है, बहुत ही कठिन-कठिन शब्द, ठीक है? और जो है मतलब ऐसे शब्द लिखे जाते हैं जो ऑफिशियली लगे, लेकिन फीचर में ऐसा नहीं होता है। फीचर में बहुत ही सरल-सरल, अच्छे-अच्छे, आकर्षक और मन को छूने वाले शब्द होते हैं, वो लिखे जाते हैं और ऐसे शब्द लिखे जाएँ जो कि किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर सुनाए जाए ना, तो वो भी अच्छे से समझ सके। ठीक है ना? उसके बाद फीचर में क्या होता है कि समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। अर्थात जैसे समाचार होते हैं, तो उसकी एक सीमा होती है 500 शब्द, 1000 शब्द या 2000 ऐसे। लेकिन फीचर की कोई अपनी सीमा नहीं है। ये फीचर 500 शब्दों से लेके 5000 शब्दों तक भी हो सकते हैं। ठीक है? उसके बाद एक अच्छे फीचर के लिए, ठीक है, एक रोचक फीचर के लिए उसके साथ में अगर फ़ोटो होगी, कोई ग्राफ़िक्स होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे आपको कोई कहानी सुना रहा है, ठीक है, ऑडियो ही सुना रहा है, लेकिन ऑडियो के साथ में आपको कुछ फ़ोटो दिखे, कुछ एनिमेशन दिखे, तो अच्छा लगेगा ना? तो वैसे ही एक फीचर है, उसके साथ में फ़ोटो होगा तो अच्छा रहेगा। विषय की बात करें, तो इसका विषय कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जैसे छोटे-मोटे विषय किसी खेल-कूद से लेके बड़े-बड़े इंटरनेशनल माफ़िया वगैरह तक का विषय हो सकता है, ठीक है ना? तो ये पॉइंट है। ठीक है बच्चों? तो आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे तीनों के तीनों जो क्वेश्चन थे इनके बारे में। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे हमारे ये जो 8वां क्वेश्चन था, इसके हमने तीनों ही क्वेश्चन कर लिए अच्छे तरीके से, जिसमें से आपको 3 नंबर के में से 2 कोई क्वेश्चन करने थे। ठीक है? चलिए, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। ये भी अभिव्यक्ति और माध्यम का ही है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में जो प्रश्न है इनके 60 शब्दों में आपको आंसर देने हैं, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कविता की रचना में छंद का क्या महत्व होता है? इसको समझाइए। छंद का क्या महत्व है कविता की रचना में? आइए समझते हैं। देखिए छंद जो है ये वर्ण, मात्राएँ, यति, गति, लय आदि का एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित रूप ही छंद कहलाता है। अर्थात देखिए छंद क्या होते हैं? छंद जो है वो कुछ ऐसे वर्ण होती हैं, कुछ ऐसी मात्राएँ होती हैं, कुछ ऐसे लय होते हैं जिसके माध्यम से जो एक कविता है वो वाक़ई में एक कविता बनती है। उसकी सुंदरता निखर जाती है, उसको गाया जा सकता है, अभिरुचि बढ़ती है, उसको छंद बोलते हैं। क्या महत्व है कविता में छंद का? तो कविता को कविता का रूप देने के लिए छंद की इम्पोर्टेंस है और इसको बहुत ही अच्छा प्रभाव बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा वो वाली रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोल को मी हमने सुनी कहानी थी। तो इसमें छंदों का भी उपयोग किया गया है। तो इसीलिए इसे हम गा भी सकते हैं, कंठस्थ हो जाता है आसानी से। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंस होती है छंद की। पाठक जो होते हैं, जो उसे पढ़ते हैं या फिर जो उसे सुनने वाले होते हैं, उनके हृदय में उसका सौंदर्य बोध की गहरी अनुभूति होती है। जैसे भी मैंने झांसी की रानी की आपको ये 2 लाइनें सुनाई, तो ये लाइनें आपके दिमाग में छप जाती हैं। आपके दिमाग में एक उस समय की जो इमेज है वो क्रिएट कर देते हैं। ठीक है? ये इम्पोर्टेंस है। इसे छंद के माध्यम से किसी भी कविता को सरल तरीके से कंठस्थ किया जाता है, उसे गाया जा सकता है। कविता में गाने जैसा गुण लाने के लिए, उसको मधुर बनाने के लिए, पाठक की अभिरुचि को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कविता को संगीत का प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कवि जी की जो दोहे हैं, इनको आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ में गाने की तरह, एक रैप की तरह जो है लोगों को सुनाया जाता है। तो वो किसकी वजह से हो पाया है? छंद की वजह से ही ऐसा हो पाया है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो ये इम्पोर्टेंस होती है बच्चों कविता में छंद की। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अब हमें बताना है नाटक, ठीक है? जो भी नाटक होते हैं, जो प्ले होते हैं, इसके किन्हीं 3 तत्वों पर प्रकाश डालना है। जैसे कथात्मक होते हैं, संवाद वगैरह, बहस वगैरह, तो वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है? नाटक की रचना में विभिन्न तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि निम्नलिखित। पहला तत्व है बच्चों कथानक,
जिसे हम कथा वस्तु कहते हैं। देखिए, जो हमारा नाटक होता है, जैसे आपने रामलीला मैदान में या फिर रामलीला का कोई नाटक देखा है या फिर कोई भी जो शॉर्ट नाटक होता है वो देखा होगा, तो नाटक में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम कथानक बोलते हैं, कथा वस्तु बोलते हैं। यानी कि जो बातें कहेंगे, जो संवाद हो रहा है, जो कुछ भी बोला जा रहा है वो क्या होता है, उसे हम कथानक बोलते हैं, फिर कथा वस्तु। इसी के आधार पे नाटक शुरू होता है, ठीक है? जब कुछ बोलते हैं तब नाटक शुरू होता है, फिर नाटक का मध्य आता है जिसे हम बेसिकली इंटरवल भी बोल सकते हैं, फिर उसका समापन आता है। इसे 3 भागों में बाँटते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट है संवाद योजना। जैसे नाटक होता है तो आपने देखा होगा कि भगवान परशुराम के बीच में और लक्ष्मण जी के बीच में जो है संवाद होता है। तो ये सभी क्या चीज़ें होती हैं, किसी नाटक को गतिशील बना देते हैं, ठीक है? और पात्रों के जो चरित्र है उसका उद्घाटन करते हैं। जैसे परशुराम जी का चरित्र का उद्घाटन होता है जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था, ठीक है ना? राम जी ने धनुष तोड़ा था, तो ये बताते हैं। तो ये जो है ना संवाद योजना है, ये नाटक को बहुत ही सरल, सहज और एक रियलिटी में डाल देते हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट है भाषा शैली। देखिए, नाटककार के लिए एक बहुत बड़ी ये एक बेसिकली उसके लिए चुनौती होती है कि नाटक की भाषा शैली कैसी रखें जिससे लोगों के मन को आघात भी ना पहुँचे और अनपढ़ से अनपढ़ लोग, पढ़े से पढ़े लोग भी उसे अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो भाषा शैली बहुत ही सरल रखनी पड़ती है, सहज रखनी पड़ती है, स्वाभाविक रखनी पड़ती है, ताकि हर एक व्यक्ति उस पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ सके, जो बेसिकली नाटक का रचने वाला है वो बताना चाहता है। ठीक है बच्चों? तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि नाटक के लिए जो इम्पोर्टेंट 3 तत्व वो कौन-कौन से हैं। तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं अपने अगले पार्ट की, जो कि है पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 और अंतराल भाग 2 के बारे में, जिसमें पहला ही क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 2 के आंसर देने हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण हैं? आप सभी को पता होगा, देवसेना जो थी, अभी मैं आपको बताता हूँ, देवसेना जो मालवा के राजा जो थे उनकी बंधुवर्मा की बहन थी, ठीक है? लेकिन हुणों के आक्रमण में उनका परिवार जो जब मारा जाता है, तो उसके उनके पास ना तो परिवार बचता है और प्रेम में जो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, ठीक है? तो उनसे भी उन्हें प्रेम का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं होता, तो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, ठीक है ना? तो वही बात हमें यहाँ पे लाइन में लिख के बता देनी है। तो क्या कारण थे कि देवसेना के राजा बंधुवर्मा की जो बहन थी, ये देव मतलब देवसेना जो थी, वो मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी, ठीक है? होड़ों के आक्रमण में उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया था और वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। परंतु जो स्कंदगुप्त था, देवसेना का प्रेमी, वो मालवा के धन कुबेर जो थे, इनकी कन्या विजया को चाहता था। इसीलिए उसे प्रेम में भी निराशा मिली और उसके जो घर के सारे सदस्य मर गए, उसकी उसकी भी निराशा थी। अब जीवन के उसके अंतिम क्षण आ चुके हैं, ठीक है? जीवन के अंतिम क्षण आ चुके हैं। अब स्कंदगुप्त स्वयं उसके पास में आया है, प्रेम का निवेदन लेके। लेकिन अब देवसेना उसे स्वीकार नहीं करती है। क्यों? क्योंकि देवसेना कहती है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, जब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, मेरे ऊपर मुसीबतें, कठिनाइयाँ आ रही थीं, तब तूने मेरा साथ नहीं दिया और मैंने अकेले ही उनका सामना किया। इस प्रकार प्रेम में मिली असफलता और जीवन में मिली पीड़ाओं के कारण देवसेना हार जाती है और यही उसके निराशा का कारण बनती है। ठीक है? तो ये रीज़न है। समझ गए? ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है तुलसीदास जी के द्वारा रचित भरत राम के प्रेम का दूसरा पार्ट। गीतावली के पद जननी निरखति बांध धुनैया, इसके आधार पे राम जी के वन जाने के पश्चात उनकी माता कौशल्या, इनकी मन स्थिति का वर्णन कीजिए। हम सभी को पता है कि जब 2 वरदान मांगे जाते हैं, ठीक है, राजा दशरथ से, ठीक है, उनकी पत्नी के द्वारा, तो वो पहले तो जो है पहले वर में क्या मांगती हैं, अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन और राम के लिए जो है वो 14 साल का वनवास माँगते हैं। उसके बाद में प्रभु श्री राम जी से मानते हैं, अपने माता-पिता की आज्ञा को मानते हुए 14 साल के वनवास के लिए घर से निकल जाते हैं। तो अब जब प्रभु श्री राम जी वन जा चुके हैं, ठीक है? चित्रकूट से आगे माता सीता, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी अब वो आगे जा चुके हैं, सारी यात्रा वो अकेले तय करने वाले हैं। तो अब उनको कैसे-कैसे याद आ रही है माता कौशल्या को अपने पुत्र की, ठीक है? और क्या उनकी वियोग की दशा है, वो यहाँ पे बताएँ। तो आइए एक-एक करके समझते हैं। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा। देखिए, राम जी के वन चले जाने के पश्चात पति राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है।
ऐसे में माता कौशल्या बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वे घर में जहां कहीं भी जाती हैं, उन्हें राम के बचपन की यदि कोई भी वस्तु दिखती है तो उन्हें राम जी की याद सताने लगती है। जैसे वे राम जी के बचपन के दिन के जो खेल खेल वाले खिलौने होते थे, जिन्हें धनुष बाण बोला जाता है। जैसे आजकल तो इसलिए गुड्डी गुड़िया हो गया या फिर पबजी हो गया, ये खेल के खिलौने होते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय तलवार, धनुष बाण ये खेल के खिलौने हुआ करते थे, ठीक है ना। तो माता कौशल्या राम जी के बचपन के खेल के जो खिलौने थे, धनुष बाण, ठीक है, और उनके जो नन्हे-नन्हे पैरों की जो जूतियाँ थी, इनको देखती हैं, उनको अपने हृदय से लगाती हैं, अपने नेत्रों से लगाती हैं और अपने पुत्र के अपने पास सोने का अनुभव करती हैं। लेकिन जैसे उन्हें इस बात का पता चलता है, इस बात का ज्ञान होता है कि वो तो वन जा चुके हैं, वो एक चित्र के समान खड़ी हो जाती हैं। यानी कि जैसे एक पेंटिंग होती है ना, एक इमेज होती है कि उसमें कोई जान, आत्मा, साँस वगैरह कुछ ही नहीं होती, तो वैसे ही उनका हाल हो जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आकाश बदल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किनकी ओर संकेत करते हैं? ये देखते हैं भाई क्या है इसमें, तो बड़े ध्यान से समझिए। ये बेसिकली जो सरोज स्मृति वाला है ना हमारा, वहां से लिया गया। तो देखिए, आकाश कवि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनकी स्वर्गीय पत्नी की ओर बात करते हैं। मही उन नववधु जो थी, ठीक है, नववधु वेश में सजी कवि की जो पुत्री थी सरोज, इसकी ओर संकेत करता है। आकाश कवि की स्वर्गीय पत्नी, मही यानी कि उस समय जो नववधु बनी हुई थी उनकी पुत्री, उसकी ओर। कवि की पुत्री विवाह पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कवि को ऐसा लगता था कि मानो उनकी पत्नी का जो एक अलौकिक सौंदर्य है, वो आज आकाश से उतरकर पृथ्वी पर सरोज के रूप में उसके सामने प्रकट हो गया हो। पुत्री सरोज का जो रूप है, वो सौंदर्य जो था, वो रति के समान जैसा लग रहा था और इसीलिए निराला जी को आज अपनी पुत्री के इस सुंदर से स्वरूप को देखकर अपने पत्नी की याद आ रही थी। ठीक है? तो ये बात है बेसिकली। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा था। ठीक है बच्चों? तो ये था हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संबंध। ठीक है बच्चों? तीनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके हैं। ठीक है? आगे बढ़ जाएँ? चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं जो सह प्रसंग व्याख्या है इसके बारे में। ठीक है? तो क्वेश्चन में 11 है, किसी एक काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या बतानी है। आगे अथवा में भी है, लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको दोनों समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है? चलिए, फागुन पवन झकोरे बहा चौगुन सिउ जाई के मिसाहा तनज जस पियर पात भ मोरा बिरह न रहे पवन झोरा तरिबरे झरे झरे बन ढाका भई अनपत फूल फरसा का कन्हिन बना मतलब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक है। रात ही देवस ही मने मोरे लागो कंत चार ज्यों तोरे। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पे फागुन में गृहिणी जो नागमती है उसकी विरह दशा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। तो सैपसंग व्याख्या लिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप किसकी सैपसंग व्याख्या लिख रहे हैं, तो उसका आपको पहले जो 2-4 वर्ड शुरू के और 2-4 वर्ड आखिरी के। तो फागुन पवन झकोरे, फिर डैश 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 झारे ज्यों तोरे यहाँ तक। देखिए, संदर्भ में आप ये बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं और उसके कवि कौन। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की जो अंतरा की किताब है, इसके काव्यखंड 12 मासा से ली गई हैं और इसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। प्रसंग क्या है इसका छोटा सा पार्ट। तो कवि के द्वारा इन लाइन के माध्यम से नागमती की वृह वेदना का फागुन मास में जो है उसका मार्मिक वर्णन किया गया है। अब बारी आएगी इसकी व्याख्या की। तो देखिए, नागमती अपनी वेदना का वर्णन करते हुए कहती है कि फागुन मास में तेजी से और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्दी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सर्दी के लिए सबसे बड़ा महीना होता है जिसमें सर्दी बढ़ रही होती है। वह वियोग के कारण, उसके पति प्रदेश चले गए हैं, वो उससे मिलने नहीं आते, तो उसके वियोग में वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। कमजोर होने की वजह से उसका शरीर पीला पड़ गया है और इस माह में ये जो तेजी से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं वो उसे सहन ही नहीं हो रही हैं। हालांकि इस समय क्या होता है कि पेड़ों से पुराने जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है, डाक के वन पत्ते रहित हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर पेड़ों पर नई नई जो कोपल है वो फूट रही होती है, ठीक है, पतझड़ के मौसम से ये उभर रहे होते हैं, तो नए पत्ते और उस पर नए फूल आ रहे होते हैं।
मानो इस समय चारों ओर वनस्पति जो है वो लोगों में एक नया उल्लास भर देती है। ठीक है, सब इस महीने में आनंद के साथ में चाचरी यानी कि नृत्य वगैरह जो वो खेल रहे होते हैं। लेकिन वृहणी नागमती को ये सब कष्ट दे रहा है। क्यों भाई? क्योंकि उसके पति उसके साथ नहीं है। अतः वह किसके साथ होली खेले? वह कहती है कि यदि उसके प्रिय को उसके विरह में इस प्रकार जलना अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, उसकी खुशी के लिए मुझे कोई शिकायत ही नहीं करनी है। मैं इसी विरह में मर जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। बस उसी की उसकी एक ही अंतिम इच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार मरने से पहले उसके पति के चरणों का स्पर्श उसे हो जाए तो वो खुशी खुशी अपने प्राणों को त्याग सकेगी। भले ही उसके पति उसे मिलने ना आए, लेकिन जब मेरी अंतिम सांस चल रही हो तो उसे मुझे एक बार बस अपने चरणों का स्पर्श करवा दे। ठीक है, तो ये वृहणी नागमती की जो विलय दशा है उसका यहाँ पे वर्णन हमें देखने को मिलता है। चौथे पॉइंट में आप बताएंगे इसकी विशेषताएं। तो बताया गया है काव्यगत विशेषताओं में नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। भाषा ठेठ है और अवधि है। छंद जो है ये छंद उपयोग किए गए दोहा चौपाई सिंह है। रस क्या है? वियोग का श्रृंगार रस है। अलंकार में तुलना भी है, रूपक भी है, अनुप्रास भी है और प्रकृति का भी सजीव चित्रण किया गया क्योंकि प्रकृति के माध्यम से भी तो बातें की गई हैं यहाँ पे, है ना? तो वो चीजें हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले काव्यांश की व्याख्या की। तो काव्यांश है आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। आगे है छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो है इसमें हम लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रसंग की जगह जो है पहले आएगा आपका संदर्भ। ठीक है, फिर यहाँ पे संदर्भ की जगह आएगा यहाँ पर प्रसंग। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो संदर्भ में लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, कौन कवि हैं। तो उपरोक्त पंक्तियां कक्षा 12 के जो हिंदी विषय की किताब अंतरा है इसके काव्य देवसेना का गीत से अवतरित है। इस कवि जयशंकर प्रसाद। क्या कहा गया प्रसंग में? प्रसंग में कहा गया कि देवसेना स्कंद गुप्त के प्रेम में निराश होकर इस भ्रम में जीवन भर जीत रही कि उसे प्रेम करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। विषम परिस्थितियों में वो संघर्ष ही करती है। इस गीत के माध्यम से उसने अपने अनुभव से अर्जित जो वेदनामय क्षण है, जो दुख है, उसको यहाँ पे व्यक्त किया है। व्याख्या करती है देवसेना इस तरीके से। देवसेना कहती है कि मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में भी दुख और पीड़ा ही मिल रही है। जैसे यौवन की अगर हम बात करें देवसेना की, तो यौवन में हुड़ों के आक्रमण में उनका पूरे परिवार मारा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ स्कंदगुप्त देवसेना से प्रेम करता है। इस भ्रम में उसने अपने सारे जीवन की जो अभिलाषाएं थी, जो उसकी इच्छाएं थी, जो उसके सपने थे, जो उसकी अभिलाषाएं थी, उन सभी को उसी के ऊपर लुटा दिया। ठीक है, लेकिन वो तो प्रेम ही नहीं करता था। इसी कारण अब देवसेना कहती है कि मैंने अपने जीवन को अब देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, अर्थात अपने जीवन की मधुर यादों को मैंने दान कर दिया है। वह कहती हैं कि उसके दुख से दुखी होकर यह शाम भी आंसू बहा रही है, यानी कि वह जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते अब थक चुकी है। आगे देवसेना कहती है कि मैंने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही देखे हैं, संघर्ष ही देखे हैं, और इस दुख संघर्ष में जब मुझे स्कंदगुप्त के प्रेम की आवश्यकता थी, स्कंदगुप्त की आवश्यकता थी, तब वो मेरे साथ नहीं था। इस समय मेरे साथ मेरा अकेलापन एकमात्र ही साथी था। ठीक है, ये रही। अब रही बात इसकी विशेष की, तो बताएंगे चित्रण किसका है। तो देवसेना की विरह तथा हतोत्साहित जो मन स्थिति है इसका वर्णन है। भाषा बहुत ही सरल है, विषय अनुकूल है, सरस तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। अलंकार मानवीकरण भी है, रूपक भी है, अनुप्रास भी है। रस तो करुणा है ही, और छंद इसमें है नहीं तो छंद मुक्त कविता है। ये चीजें हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके देवसेना वाला भी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। और ये जो अंतरा के चैप्टर वाले हैं ना, उनसे क्वेश्चन लिए गए। तो दो दो नंबर के 3 क्वेश्चन है, कोई 2 करने हैं। पहला ये है, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया, प्रेमधन की छाया स्मृति पाठ के आधार पे बताइए। तो आइए देखते हैं कैसे लेखक का झुकाव इसी से बढ़ता चला। तो लेखक के जो पिता थे वो फारसी के ज्ञाता थे, लेकिन वो हिंदी के बहुत ही बड़े प्रेमी थे। इसी वजह से बचपन से ही उन्हें हिंदी साहित्य के प्रति उनका झुकाव बना रहा। किसका? लेखक का। लेखक जिस पुस्तकालय में
हिंदी की पुस्तकें पढ़ने के लिए जाया करते थे। वहाँ के संस्थापक थे केदारनाथ जी, ठीक है? तो केदारनाथ जी ने देखा कि ये बच्चा डेली यहाँ पे आता है, हिंदी की पुस्तकें पढ़ता है, ज़रूर इसका हिंदी में कोई ना कोई इंटरेस्ट रहा होगा। इसी कारण 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की जो एक मंडली हुई आती है, उससे इसका परिचय हुआ और इस मंडली के सभी लोग हिंदी जगत के बड़े-बड़े ज्ञाता थे, जैसे कि काशी प्रसाद जायसवाल, पंडित बद्रीनारायण कौर, भगवान दास हालना, पंडित उमाशंकर द्विवेदी, ऐसे बड़े-बड़े हिंदी के जो प्रेमी थे, उससे लेखक का जब मिलन हुआ, तो लेखक का झुकाव हिंदी साहित्य के प्रति और तेजी से बढ़ने लगा। एक पॉइंट ये भी है कि लेखक के जो पिता थे, वो रामचरितमानस का पाठ जो थे और भारतेंदु जी की जो कहानियाँ थी, वो शाम को अपने घर में बच्चों को सुनाया करते थे। तो इस वजह से भी इनका झुकाव जो था वो हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ता चला गया था। ठीक है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वाले के मन में संवदिया की क्या अवधारणाएं हैं? तो क्या है भाई संवदिया की विशेषताएं? आइए देखते हैं। तो संवदिया की पहले आप ये देखिए कि संवदिया होता क्या है, ठीक है? तो संवदिया जो है वो बेसिकली संवाद को सूंघ कर ही संवाद का अनुमान लगा देता है। यानी कि क्या विशेषता है? संवदिया बेसिकली एक तरीके से जो डाकिया होता है ना, सूचना देने वाला, वो होता है। तो संवदिया किसी भी वातावरण को सूंघकर ये पता कर लेता है कि यहाँ पे किस तरीके का संवाद उसे कहीं और जाके सुनाना है। वह बहुत ही भावुक होता है क्योंकि देखो संवदिया जो है उसके लिए एक भावुक होना, एक संवेदनशील होना और समझदार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस भाषा में, जिस भाव में, जिस संवेदना के साथ में जो उसे संदेश दिया जा रहा है, उसे सेम टू सेम उसी भाव में, उसी संवेदना में जाके आगे उसे बताना है, ठीक है? इसीलिए संवदिया का संवेदनशील भावों को समझदार होना बहुत ज़रूरी था और ऐसा होना बहुत कम लोगों के पास था। वह ईमानदार था और दूसरों की मदद करता था और साथ ही साथ वो चतुर भी था। लेकिन गाँव वाले के मन में ना संवदिया के लिए बहुत ही गलत अवधारणा थी। जैसे गाँव वाले मानते थे कि जो व्यक्ति निठल्ला होता है, जो व्यक्ति कामचोर होता है या फिर जो पेटू आदमी होता है, वही संवदिया का काम करता है, ठीक है? ना तो जिसके आगे नाच ना पीछे पगा, कुछ ऐसी कहावत होती है ना, वैसे ही है। बिना मजदूरी के जो संवाद पहुँचाता है, वो औरतों का गुलाम ही तो है। ऐसा गाँव वाले संवदिया के बारे में सोचते थे। ठीक है बच्चों? तो ये संवदिया की विशेषताएँ हैं और ये गाँव वालों के मन में उसके लिए जो आए विचार हैं, वो हैं। समझ गए अच्छे तरीके से? अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा ये है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का ही दृष्टांत क्यों दिया है? हमें सभी सभी को पता है, 4 जो हमारी कविताएँ हैं ना, उसमें से एक है घड़ी वाला, ठीक है ना? तो उस कविता में ये जो घड़ी का दृष्टांत है, इस चैप्टर में घड़ी का दृष्टांत क्यों दिया है? लेखक ने बेसिकली धर्म के रहस्य को जानने के लिए घड़ी के पूंजी का दृष्टांत इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि घड़ी को खोलकर उसे देखना, उसकी साफ सफाई करना, कल पुर्जों के विषय में जानकारी हासिल करने का अधिकार सबका होना चाहिए, ऐसा माना है। अर्थात लेखक ने ये कहा कि हमारी जो घड़ी होती है, हमारी जो वॉच होती है, वो केवल समय बताने वाली एक मशीन नहीं है, बल्कि हमें उस घड़ी को खोलकर ये देखना चाहिए कि उसके कल पुर्जे क्या हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। उसकी जो गंदगी होती है कई कभार उसकी साफ सफाई करनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसीलिए लेखक ने ये कहा कि अगर आपको धर्म के बारे में जानना है, तो जो हमारे धर्म उपदेशक होते हैं, ठीक है? आपको केवल वहाँ तक सीमित नहीं रहना है। आपको जो दृष्टांत हैं, ठीक है? जो हमारे शास्त्र हैं, जो आपके अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग जो शास्त्र होते हैं, उनको पढ़िए और उनसे ज्ञान को अर्जित कीजिए, ठीक है ना? केवल जो किसी ने बता दिया उस तक मत रहिए, अपने आप को और आगे लेके जाइए ज्ञान के मामले में, धर्म के ज्ञान के मामले में, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों, ठीक है? आई होप आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो चैप्टर वाले 2-2 नंबर के हमारे ये जो क्वेश्चन थे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब एक है गद्यांश की व्याख्या 6 नंबर। गद्यांश है, मैं साथ चलने लगा, गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में से मैंने एक दो को पहचान लिया। एक डॉक्टर सुशील नैयर थी और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। मैं कभी आसपास देखता, कभी नजर नीचे किए जमीन की ओर,
गांधी जी की धूल भरी जो चप्पलें थी इनको इनको देखने लगता है। आइए व्याख्या करते हैं। तो पहले तो मैं साथ साथ चलने लगा कि वो देखने लगता है, ये मतलब शुरू के और आखिरी के 3-4 वर्ड। अब बारी आती है संदर्भ व्याख्या प्रसंग। तो संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा का जो गद्य है गांधी, नेहरू और यासिर अराफत से अवतरित है। इसके लेखक है भीष्म शाहनी। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने गांधी जी के साथ बिताई जो उनकी पहली यात्रा थी उसके निजी क्षणों को उल्लेख किया है, जब वे सेवाग्राम में जाते थे उसके बाद। ठीक, सेवाग्राम में पहली बार जब मिले थे वो बताएं। व्याख्या करते हैं। लेखक गांधी जी की एक झलक देखने के लिए एवं उनसे बातचीत करने के लिए प्रातः ही उनकी टोली में शामिल हो जाते, सुबह सुबह जब जब वो आते थे। ठीक है, लेखक भीड़ में एक दो लोगों को पहचान लेता था। ठीक है, एक दो लोगों को पहचान लेता था तो एक लाइन ये भी लिख सकते हैं यहाँ से कि एक ये थे, एक ये थे। ठीक है, तो आपका थोड़ा आंसर और बढ़ जाएगा, है ना। उसके बाद वह सबकी आंखों से बचकर गांधी जी की ओर निहारा था। वह गांधी जी के सरल स्वभाव को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। गांधी जी की धूल भरी चप्पल इस बात का परिचय दे रही थी कि वे इतने प्रसिद्ध होने पर भी अपनी ओर ध्यान नहीं देते हैं, वे एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जीते हैं। लेखक खुद उस महान व्यक्ति के सामने वो अपने आप को बौना मान रहा था। इसकी विशेष की बात करें तो यहाँ पे गांधी जी के सरल सहज व्यक्तित्व को बताया गया है। भाषा बहुत ही सरल है, सुबोध है, सजीव है, चित्रात्मक वर्णन है, वर्णात्मक शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग भी किया गया है। ठीक है, तो ये रही हमारी गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या। ठीक है, चलिए ओके। तो अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। ये हमारे अंतराल भाग 2 का जो चैप्टर है ना, 2 चैप्टर उससे लिए गए हैं। तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन कोई एक ही आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। सूरदास की जब झोपड़ी जल जाती है तो वो कहता है कोई बात नहीं, हम इसे 100 लाख बार बनाएंगे। तो इस कथन के माध्यम से सूरदास के चरित्र की क्या क्या विशेषता निकल के आती हैं वो बतानी है। ठीक है, तो पहली विशेषता है कि हार ना मानने की प्रवृत्ति, अर्थात सूरदास जो थे वो जीवन की विषम से विषम और कठिन से कठिन परिस्थितियों में कभी हार नहीं मानते थे। वे हमेशा पुनः परिश्रम करने को तैयार है। सूरदास कर्मशील और मेहनती व्यक्ति थे, क्योंकि अंधा होने पर भी उन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए थे जिससे उनका काम चलता रहता था और वे आगे मेहनत करने से भी कभी नहीं कतराते। ठीक है, तीसरा पॉइंट, निर्णय लेने की क्षमता, अर्थात सूरदास किसी भी परिस्थिति को केवल चुपचाप अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था, बल्कि वो किसी भी नकारात्मक या फिर किसी भी कठिन परिस्थिति के लिए एक सकारात्मक निर्णय लेता था और अपने जीवन में आगे बढ़ जाता था। जैसे झोपड़ी जल जाती है तो वो निर्णय लेता है कि कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा बनाएंगे और वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। ठीक है, सहृदय एवं परोपकारी। सूरदास का हृदय बहुत ही कोमल था। ठीक है, बहुत, हालांकि वो कमजोर व्यक्तित्व थे, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि जो भैरव था उसने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई थी, क्योंकि उसने सौभाग्य को शरण दी थी। ठीक है ना, तो एक ये कारण भी था। तो ये परोपकारी एक अच्छे हृदय का ही रीजन है कि इसकी झोपड़ी जलाई गई थी सौभाग्य को जब शरण दी थी, इसीलिए। ठीक है, और सौभाग्य को जब बेघर कर दिया, ठीक है, तो बेसिकली ऐसा ही माना जाता है कि सूरदास उसके रीजन को, उसका कारण स्वयं को ही मानते हैं कि सौभाग्य बेघर हो गई मेरी वजह से। ठीक है ना, तो ये पॉइंट है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी जो मान्यताएं हैं, आपको इसका वर्णन करना है। नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं। अच्छा, ये आशावादी दृष्टिकोण भी है सूरदास के बारे में कि जब मिठुआ जो खेल खेल रहा होता है, सूरदास की झोपड़ी जब जल जाती है, वो बैठा हुआ होता है, तो मिठुआ खेल में कहता है कि खेल में हारना जीतना तो लगा ही रहता है। तो इसकी वजह से सूरदास के मन में भविष्य को लेकर एक नई आशा जाग जाती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी जो मान्यता है वो क्या है। तो लेखक के लिए पहले प्रकृति की बात करें। लेखक को प्रकृति के कई दृश्य बहुत ही अनुपम लगे, हृदय को छूने वाले लगते थे, जो कि लेखक के लिए, कवि के लिए बहुत ही ज्यादा मन को भाने वाले लगते थे। लेखक की दृष्टि में नारी, लेखक ने अपने गांव में एक बहुत ही सुंदर अप्सरा जैसी
एक रूपवती नारी को देखा जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। वह लेखक के सौंदर्य को प्रतिमूर्ति लगी। ठीक है, अब बारी आती है इनकी समानता क्या थी। तो प्रकृति और नारी में समानता, सौंदर्य की समानता होने के कारण लेखक को लगा कि जैसे आज प्रकृति जो है वो एक सुंदर नारी का एक सजीव रूप लेकर उसके सामने आई है। प्रकृति के समस्त दृश्यों में जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू आदि जितनी भी प्रकृति की सुंदरताएं होती हैं वो सभी के सभी नारी के रूप में लेखक के सामने आ गई हैं। सौंदर्य के समान धर्म होने के कारण लेखक को प्रकृति और नारी एक ही जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये मान्यता है लेखक की प्रकृति और नारी के प्रति। ठीक है बच्चों, ओके। तो इस तरह से हमारे इस पेपर का भी हमने खंड नंबर बी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने खंड नंबर ए नहीं देखा है, आई बटन में लिंक मिलेगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके जरूर देख लीजिएगा। इस तरह से आज का हमारा ये जो पेपर था हिंदी इलेक्टिव का वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी हम आपके लिए ऐसे ही 5 से भी ज्यादा और भी मिड टर्म एग्जाम के लिए सैंपल पेपर लेके आएंगे। तो उन पेपर्स की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य से जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है, आपको पेपर समझ में आया है, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो लाइक जरूर करें और अपने सभी क्लास 12 की क्लासमेट्स के साथ में इस हिंदी इलेक्टिव के सैंपल पेपर को जरूर से शेयर कर दें इस वीडियो को। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।